अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज का जो मुझे विषय दिया गया है ऋतु, अयन एवं संवत्सर, इसके बारे में दो शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं। ऋतुओं की कल्पना जब करते हैं तब दो प्रकार से किया जाता है। एक, आपने इससे इससे पहले चांद्रमास सौरमास या चांद्रमान सौरमान की चर्चा की होगी, ऐसा मैं समझता हूं। उसमें चैत्र और वैशाख, ये जो चांद्रमास है, चैत्र और वैशाख मिलके वसंत ऋतु आता है। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास मिलके ग्रीष्म ऋतु आएगा। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु, आश्विज कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पुष्य हेमंत ऋतु और माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु। चांद्र के अनुसार चैत्र और वैशाख मास जब रहता है तब वसंत ऋतु की कल्पना है। देखिए, ये चैत्र मास या वैशाख मास हो या वसंत ऋतु हो, जो भी है, मैंने सबसे पहले कहा कि भारतीय ज्योतिष या भारतीय काल गणना की जो पद्धति है, ये एक तो तीन प्रकार मैंने कहा। एक वैज्ञानिक है, और दूसरा ये प्रत्यक्ष है, और तीसरा खगोल से संबंधित है। तीनों बातों का साक्षात्कार यहाँ आपको हो जाएगा। वैज्ञानिकता दिखेगी और उसका प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। आप आश्चर्य करेंगे, ये प्रत्यक्ष कैसे होगा? प्रत्यक्ष मतलब दिखेगा। ये कैसे चैत्र मास दिखेगा हमें, वैशाख मास कैसे दिखेगा? उसका भी उत्तर भारतीय ज्योतिष में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। ज्योतिष में जो भी चीज कहा जाता है उसको आप अक्षिसात कर सकते हैं, अर्थात देख सकते हैं। वैज्ञानिक तत्व तो है ही और खगोल से संबंध है ही। ये तीनों आप हर एक काल गणना के हर एक छोटे से छोटे अंश से लेकर बड़े से बड़े अंश तक आप उसको अक्षिसात या प्रत्यक्ष कर सकते हैं। वैज्ञानिकता को देख सकते हैं और खगोल से आप उसको जोड़ सकते हैं। तो चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, जो चैत्र मास अर्थात नए साल का प्रारंभ, नवीन वर्ष, जो महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पाडवा कहते हैं, या और उत्तर में युगादि, दक्षिण में उगादि, युगादि इत्यादि नाम से इसको कहा जाता है। तो ये जो नव वर्ष है, नव वर्ष का चैत्र एवं वसंत, ये जो दो चांद्र मास है, ये मिलके वसंत ऋतु आता है। इसके साथ प्रकृति का भी संबंध है। प्रकृति भी तब आपको, प्रकृति में जो दिखने वाले पेड़ पौधे इत्यादि है, वो भी अंकुरित होते हैं, पल्लवित होते हैं। नए पौधों के साथ, नए अंकुर के साथ, नए पल्लवित होकर आपको नयापन उसमें साक्षात प्रत्यक्ष होता है। ये आपको प्रकृति से प्रत्यक्ष होता है। खगोल में क्या प्रत्यक्ष होता है? जब चैत्र की पूर्णिमा होगी, चैत्र मास जो होगा, उसमें जो चैत्र मास की जो पूर्णिमा होगी, उसमें चित्रा नक्षत्र में चंद्र की स्थिति होगी। चित्रा नक्षत्र में चित्रा नक्षत्र में जब चंद्र रहेगा, तब चैत्र मास कहलाएगा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, यह प्रत्यक्ष है और कभी ऐसे हो ही नहीं सकता।
चित्रा स्वाति, चित्रा या स्वाति दो नक्षत्र में, चित्रा या स्वाति नक्षत्रों में चंद्र जब रहता है तभी चैत्र मास होता है, चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन चित्रा स्वाति। उसके बाद विशाखा अनुराधा नक्षत्र में जब चंद्र रहता है तब वैशाख मास होता है। ऐसे ही सभी द्वादश मास और चंद्र की स्थिति, इनका संबंध आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इसके लिए एक ही आपको करना होगा, आपको प्रतिदिन पंचांग का अवलोकन करना ही होगा। तो इस प्रकार चैत्र और वैशाख मास जब रहेगा तब वसंत ऋतु आएगी। तो वसंत ऋतु का चित्रा और वैशाख मास के साथ प्रत्यक्षत्व एवं वसंत ऋतु का प्रकृति के साथ संबंध, और वसंत ऋतु हो या चैत्र हो या नववर्ष हो, इसकी वैज्ञानिक हर एक विषय वस्तु के साथ हम इस तीनों को जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, उसके बाद ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु, आश्वीज कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पुष्य हेमंत ऋतु, माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु। तो अभी हम शिशिर में चल रहे हैं, वसंत की प्रतीक्षा में है। तो शिशिर, इसमें आप आंग्ल साहित्य का जब ये अध्ययन करेंगे तो भी कुछ इसमें कुछ ऋतुओं के नाम अलग अलग दिखेंगे उसमें, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हमारे जो ऋतु और अन्य साहित्य, भारतीय जो ज्योतिष या परंपरा में जो कथित ऋतु है वसंत से लेकर शिशिर तक, ये तो आप इसका विशेष रूप से ग्रीष्म का, ये ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहता है या वर्षा ऋतु में वृष्टि आएगी, ये मुझे बताने की जरूरत मैं महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि ये सभी हम सब लोगों को ये विदित है और इसका हम अनुभव लेते ही है। तो मैं ये विषय आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इसके साथ अन्य साहित्य में किस प्रकार से विवेचन किया गया और ज्योतिष शास्त्र एवं भारतीय कालगणना में इसकी वैज्ञानिकता के साथ, प्रत्यक्षत्व के साथ और प्रकृति के होने वाले बदल के साथ किस प्रकार से जोड़ा गया, ये आप इसका अनुभव करिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इस प्रकार से षड ऋतुओं का चांद्र मासों के साथ का संबंध आता है। तो उसी प्रकार इसका संबंध, ये जो द्वादश राशियां हैं, या इसको यूं कह सकते हैं आप द्वादश सौर मास, जो मैंने चैत्र से लेकर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये 12 जो चांद्र महीने और दो चांद्र महीनों का एक ऋतु जो कहा, वो चांद्रमास के साथ या चांद्रमान के साथ संबंधित था। उसी प्रकार सौरमान या सौरमास के साथ संबंधित है ये ऋतु। जैसे मीन और मेष में, ये यहां से यहां मकर कुंभ में शिशिर दिया है इसीलिए क्योंकि वर्तमान में शिशिर चल रहा है, इसीलिए शिशिर से आरंभ किया। और जब मीन और मेष में जब सूर्य रहता है तब वसंत ऋतु, और वृषभ मिथुन में जब सूर्य रहेगा तब ग्रीष्म ऋतु आएगा। कर्क सिंह में जब सूर्य रहेगा तब वर्षा ऋतु, कन्या तुला में शरद ऋतु, और वृश्चिक धनु में जब सूर्य की स्थिति होगी तब हेमंत कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये षड ऋतुओं का जो वर्णन चांद्रमास, दो चांद्रमासों में अलग प्रकार से, और ये द्वादश सौरमास में दो सौरमासों में एक जो ऋतु कहा गया, तो उसमें अलग प्रकार से दिया है।
तो ये जिस प्रकार से जिस ऋतु का नाम है उस प्रकार से उस ऋतु का कालखंड भी रहेगा। वर्षा है तो वर्षा रहेगी। तो इस प्रकार ये षड ऋतुओं का जो सामान्य परिचय आपके सामने रखा, इसका कुछ विशिष्ट बातें है जो वेदों में भी कुछ ऋतुओं का वर्णन आता है। उसमें पंच शारदीयेन यजेत, इसका उल्लेख, क्योंकि ये जो परंपरा से आया हुआ विज्ञान है, वेदों से आया हुआ विज्ञान है, इसीलिए कोई भी बात करने से पहले आपको उसका संदर्भ दिखाना भी जरूरी समझ गया। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये कुछ वैदिक जो यहाँ उपस्थित होंगे वो भी इसमें कुछ गौर कर सकते हैं, या कुछ अलग आपको इसके बारे में उद्धरण या संदर्भ मिलते हैं तो भी आप व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। तो वेदों में कुछ स्थानों में 5 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। ये मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि आपके सामने है। तो यहाँ हेमंत और शिशिर को मिलाकर एक ही ऋतु का ग्रहण किया गया। तो देखिए कुछ जगह पंच ऋतु की संकल्पना भी है, क्योंकि दोनों को एक ही माना तब पंच ही हो गए। लेकिन रूढ़ी से या जो प्रसिद्ध है वो षड ऋतु है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी प्रश्न कर सकता है तो पंच ऋतु भी है, तो वेदों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से द्वादश मासाः पंचर्तवो हेमंत शिशिरयोः समासेन, ऐतरेय ब्राह्मण का ये उल्लेख यहाँ प्राप्त होता है। तो समासेन कहा, हेमंत शिशिरयोः समासेन, हेमंत शिशिर को जोड़कर एक मानकर 5 ऋतुओं की संकल्पना, इसका प्रमाण वेदों में हमें प्राप्त होता है। तस्य ते वसंतः शिशिरः ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः वर्षाः पुच्छम शरद उत्तरः पक्षः हेमंतो मध्यमो। तो इस प्रकार एक संवत्सर का वसंत जो है वो शिर है, शीर्ष भाग, और ग्रीष्म दक्षिण पक्ष, दक्षिण भाग, और वर्षा पुच्छ, और शरद उत्तर पक्ष, उत्तर का भाग, और हेमंत इस मध्य भाग। इस प्रकार से भी ये जो एक संवत्सर है, संवत्सर का जो एक संवत्सर को हम पुरुष मानेंगे या व्यक्ति मानेंगे, उसको हम किस प्रकार से विभाजित करेंगे, तो वसंत शीर्ष भाग होगा, ग्रीष्म दक्षिण भाग होगा, और वर्षा पुच्छ होगा या पृष्ठ होगा, और शरद उसका उत्तर पक्ष होगा, और हेमंत मध्य भाग होगा। तो इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया। कुल मिलाकर मैं एक ही कहना चाहता हूं, सभी ऋतुओं का सामंजस्य होना जरूरी है। इसीलिए कहा गया काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी, क्यों? समय पर काले वर्षतु पर्जन्यः, पर्जन्यः अर्थात बारिश, वर्षा काल में सही प्रकार से पर्जन्य हो, मतलब वृष्टि हो, और पृथ्वी सस्यशालिनी रहे। क्योंकि ऋतुओं का अगर संतुलन नहीं होगा, अर्थात कभी अतिवृष्टि होगी, कभी अनावृष्टि होगी, कभी धूप काल ज्यादा होगा, कभी शीतकाल ज्यादा होगा, तभी भी हमारे लिए, मतलब इस पृथ्वी में, इस धरा में जो जीवन करते हैं, मनुष्य से लेकर कृमि कीट पतंग आदि तक, सबको इसका भुगतना पड़ेगा कष्ट। इसीलिए ऋतु मान या ऋतु चक्र, इसका सामंजस्य और इसका असर हमारे शरीर पर भी होता है। क्योंकि इसीलिए हमारे सनातन परंपरा में जो पंचांग में भी उल्लेख मिलता है इसका, पंचांग में भी उस तत्कालीन ऋतु के साथ खाद्य विशेष भी बताया गया, और उसी पंचांग में आपको उस काल में कौन से काम करने चाहिए, कौन से उत्सव मनाने चाहिए, किस प्रकार से मनाने चाहिए,
उस ऋतु में क्या क्या सेवन करना चाहिए, इसका भी जिक्र आपको मिल जाता है। तो सब कुछ मिलाकर ये ऋतुओं का ज्ञान क्यों है कि हमारे ही उत्कर्ष के लिए। तो इसलिए तत्त ऋतु मान के अनुसार हमें हमारा दैनंदिन जीवन का आचरण करना चाहिए और सेवन करना चाहिए, और उसके अनुरूप ही हमें जीवन यापित करना होगा। इसीलिए ही ये ऋतु है, यही ऋतु का अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण विषय है। ये ऋतु के संदर्भ में ये षड ऋतु, इसमें दो दो मास के ऋतु हो गए, अभी उसमें दो अयन आते हैं, एक उत्तर अयन और दक्षिण अयन। भानोर मकर संक्रांते है षण्मासा उत्तरायणम कर्कादेस्तु तथैव स्यात् षण्मासा दक्षिणायनम। रवि जो सूर्य, साक्षात सूर्य नारायण जो भगवान, जो हमें अंधकार से प्रकाश देने वाला और जिसके उदय से ही हमारा जो दैनंदिन जीवन प्रारंभ होता है और जिसके अस्त होते ही हमारी ऊर्जा और दैनंदिन जीवन की समाप्ति होती है, ये जो सूर्य है, इसके गति के कारण ये दो अयन हमें प्राप्त होते हैं। उसमें दो दक्षिण और उत्तर। अयन मतलब चलन, अयन का शाब्दिक अर्थ होता है चलना। किसका चलना? सूर्य का चलना। सूर्य का मकर आदि 6 राशियों में उत्तर की ओर गमन उत्तरायण कहलाता है। उसी प्रकार सूर्य का कर्क आदि 6 राशियों में दक्षिण की ओर गमन दक्षिणायन कहलाता है। इसमें 12 राशियों का ज्ञान, पूर्व ज्ञान होगा आपको। मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 6 राशियां होती है। इसमें ये राशियां भी एक भचक्र इसको कहा गया। ये भचक्र में 2 प्रकार है, एक उत्तरी गोल और एक दक्षिण गोल। मेष से लेकर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तक ये उत्तर गोल कहलाता है, और तुला से लेकर मीन तक ये दक्षिण गोल कहलाता है। तो इस प्रकार से उत्तर एवं दक्षिण ये 12 राशियां विभाजित है, एक उत्तर गोल और दक्षिण गोल। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब वो उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इसीलिए मकर राशिस्थ जब सूर्य होगा तब उत्तर अयन का प्रारंभ होगा। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब वो दक्षिण गोल के तरफ या दक्षिण दिशा के तरफ उसका गमन शुरू होता है। इसीलिए दक्षिण अयन। सूर्य का उत्तर के तरफ गमन शुरू मकर राशि या मकर संक्रांति से शुरू होता है, इसीलिए उत्तर अयन। इस प्रकार से सामान्य रूप से सूर्य जब मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन इन 6 राशियों का जब संक्रमण करेगा या 6 राशियों में स्थित होगा, इसको उत्तरायण कहा है। और बाकी जो 6 राशियां हैं इसमें जब सूर्य का संक्रमण होगा या सूर्य का गमन होगा तब दक्षिण अयन कहा है। इसमें एक वैशिष्ट्य आप जानते भी होंगे, जब उत्तर अयन ये उत्तरायण रहता है तब देवताओं का दिन होता है, इसीलिए उसको दिव्य दिन कहा है। जब दक्षिणायन में सूर्य रहता है तब देवताओं की रात्रि होती है। तो इसीलिए सूर्य का दक्षिणायन, उत्तरायण, इसमें एक वैशिष्ट्य है। उत्तरायण में देवताओं का दिन और दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि, दोनों मिलके उत्तरायण
एवं दक्षिणायन दोनों मिलके एक दिव्य दिन होता है। और उत्तरायण का वैशिष्ट्य, उत्तरायण में कौन से मुहूर्त आएंगे और दक्षिणायन में उसका वैशिष्ट्य क्या है, उत्तरायण का विशेष प्रयोजन क्या है, ये सभी बातें मुहूर्त आदि विचारों में हम कर सकते हैं। जब हम मुहूर्त आदि विचार करेंगे तब उत्तरायण का वैशिष्ट्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये भी बात पता होगा कि जब भीष्म अर्जुन को उन्होंने निवेदन किया, क्योंकि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, महाभारत में आपने ये सुना होगा, इसीलिए उत्तरायण में विशेष रूप से संस्कार आदि कर्म, उपनयन आदि कर्म ये उत्तरायण में किए जाते हैं। और दक्षिणायन महत्व हर एक काल विशेष का है, हर एक काल विशेष का महत्व है। कोई काल ऐसा नहीं है कि वो अनुपयोगी है या उसका महत्व नहीं है। हर एक काल का महत्व जितना ही है, जितना उत्तरायण का है उतना दक्षिणायन का भी। तो इसलिए ये जो अयन, इसका उपयोग मुहूर्त आदि संदर्भ में भी किया जाता है। इसके बाद संवत्सर, अभी षड ऋतु मिलके 2 अयन हो गए, तो 2 अयन मिलके 1 संवत्सर होगा। तो संवत्सर का अर्थ होता है वर्ष, 1 ईयर। तो इसमें इसका ज्ञान बृहस्पति की जो गति है, वह उसकी जो एक राशि भोग के आधार पर हमें वर्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार से 60 नाम है, वर्षों के अलग अलग नाम दिए गए। तो उसमें प्रभवादि से लेकर क्षय तक, अभी वर्तमान में प्लव संवत्सर चल रहा है, तो प्रभव, विभव, शुक्ल, मैं आपको ये उपलब्ध करूंगा ये संवत्सरों के नाम, या आपको पंचांग में भी मिल सकते हैं। इस प्रकार से षष्ठी संवत्सर है। ये भारतीय कालगणना के संवत्सर है। इतना ही नहीं, अलग अलग संवत्सर आपको ये व्यवहार में आप देख सकते हैं। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो ये भी एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार होता है। और दूसरा राष्ट्रीय सन, ये भी एक संवत्सर है। और ईस्वी सन है, विक्रम संवत है। ये जो आपके सामने कुछ यहाँ मैं रखने का प्रयास किया, तो विक्रम संवत है, शक संवत है, वंगीय संवत्सर है, कली संवत्सर है और शक शालिवाहन है। इस प्रकार से अलग अलग संवत्सर के नाम आपको मिल सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से भारतीय कालगणना में प्रभव से लेकर क्षय तक के जो 60 नाम है आपको याद रखना होगा। उसी प्रकार षड ऋतु, अयन, षड ऋतु मिलके अयन, अयन 2 मिलके 1 संवत्सर। इस प्रकार से बृहस्पति का जो एक राशि भोग काल को लेकर 1 संवत्सर होता है, तो ये 60 संवत्सर के नाम भी आपको याद करने होंगे, तभी भारतीय कालगणना का ये जो यहाँ यज्ञ चल रहा है ये सार्थक होगा। और आज मुझे बताया गया कि 5:30 बजे तक व्याख्यान देना है और 10 मिनट कुछ जिज्ञासु छात्र भी है, उनको भी सुनना है। तो मैं मराठे जी के आदेश के अनुसार अभी अयन, ऋतु और संवत्सर, इसमें बहुत कुछ बोलना है, लेकिन जितना हो सका मैं यहाँ आपके सामने मेरे कुछ विषय रखने का मैंने प्रयास किया। इसमें कुछ किसी को पूछना है तो आप अवश्य यहाँ चैट बॉक्स के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो, या अभी किसी को तत्काल पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा लगा आज
एक इतनी बड़ी संख्या में भारतीय कालगणना के ऊपर आप काम, कुछ लोग, बहुत लोग काम कर रहे होंगे, बहुत लोग पूर्व ज्ञान जिसको है वो भी लोग होंगे, या कोई इसमें प्रवेश करने वाले होंगे। तो आप सबको मेरा प्रणाम और अभिनंदन। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं मेरा व्याख्यान यहाँ समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।